रेलवे पर काली बहू का चिकन समोसा। बेटी, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। ये लो अम्मा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये चिकन समोसा है, आप इसे खा लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने इस बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। शीतल उस बूढ़ी औरत को अपने बैग से चिकन समोसा निकालकर दे देती है, जिससे वो बूढ़ी औरत शीतल को बहुत सारी दुआएं देती है। जिसके बाद शीतल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। शीतल को उस बूढ़ी अम्मा की मदद करते हुए मोहिनी नाम की एक औरत देख लेती है। शीतल मोहिनी को पहले ही नजर में भा जाती है, इसीलिए अब मोहिनी शीतल को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। जिसके बाद मोहिनी शीतल के घर जाती है और इस बारे में शीतल की माँ सविता से बात करती है। बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन बहन जी, आपने तो मेरी बेटी को देखा भी नहीं है, आपको मेरी बेटी के काले रंग से कोई परेशानी नहीं है? बहन जी, काला गोरा रंग सिर्फ एक रंग है, किसी इंसान की पहचान नहीं। मुझे सुंदर बहू नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बहू चाहिए जो मुझे आपकी बेटी लगती है। इसीलिए मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर सविता खुश हो जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जब शीतल कॉलेज से अपने घर वापस आती है तो सविता उसे ये सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शीतल भी खुश हो जाती है। लेकिन जब मोहिनी ये बात अपने बेटे अजीत को बताती है तो अजीत इस शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। नहीं माँ, मुझे उस काली से शादी नहीं करनी। मैं शादी अपनी मनपसंद की लड़की से करूंगा, ना कि आपकी पसंद की लड़की से। अजीत, शीतल एक बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है। वो तेरा 7 जन्मों तक साथ निभाएगी और हमारे परिवार का ख्याल रखेगी। अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं करी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए शादी के लिए हाँ कर दे। अपनी माँ की बात सुनकर अजीत डर जाता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी अजीत को शादी करने के लिए हाँ करना पड़ता है। और कुछ ही महीनों में अजीत और शीतल की शादी हो जाती है। शीतल एक साधारण परिवार से होती है और शीतल का ससुराल भी एक साधारण परिवार होता है। शादी के बाद शीतल अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है, लेकिन शादी के बाद भी अजीत शीतल से सही बर्ताव नहीं करता और उसे उसके काले रंग के लिए ताने देता है। लेकिन शीतल इन सब को अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त करती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है आज नाश्ते में? माँ जी, मैं चिकन समोसा बना रही हूँ। शादी से पहले मैं इसे खूब बनाया करती थी। मेरी माँ को मेरे हाथ के चिकन समोसे बहुत पसंद थे और मेरे कॉलेज में भी मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे हाथ का चिकन समोसा खाया करते थे। मैं अक्सर कॉलेज में लंच में चिकन समोसे ही लेकर जाया करती थी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी चखा तेरे हाथ का चिकन समोसा। मोहिनी की बात सुनकर शीतल जल्दी से प्लेट में 2 चिकन समोसे रखकर चटनी के साथ मोहिनी को दे देती है। मोहिनी जैसे ही शीतल के हाथ का चिकन समोसा खाती है तो उसकी तारीफ करते नहीं रुकती। अरे वाह शीतल बहू, तेरे हाथ के चिकन समोसा खाकर तो मज़ा ही आ गया, और उसके साथ ये हरी और लाल चटनी। कसम से मुझे नहीं पता था कि चिकन समोसा इतने अच्छे होते हैं। अरे अजीत बेटा, इधर आ, ये ले बहू के हाथ के चिकन समोसे खा। देख, खाने में कितने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। मेरा तो बस चले मैं ये पूरे के पूरे चिकन समोसे खा जाऊं। मुझे इस काली के हाथ के चिकन समोसे खाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप ही खाओ इसके हाथ के चिकन समोसे। इतना कहकर अजीत वहां से चला जाता है। अजीत की बात सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मोहिनी शीतल को संभालती है। अब अक्सर मोहिनी शीतल के हाथ के चिकन समोसे खाया करती थी। शादी के पूरे 6 महीने बाद शीतल गर्भवती होती है। गर्भवती होने की खबर सुनकर शीतल की सास मोहिनी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन अजीत को इस बात की जरा भी खुशी नहीं होती। लेकिन शीतल फिर भी इन सारी चीजों को बर्दाश्त करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अजीत अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है। तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम किरण है और मैं किरण से प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्या तू जानता भी है कि तू क्या बोल रहा है? तू शादीशुदा है और बाप बनने वाला है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? माँ, मुझे शीतल शुरू से ही नहीं पसंद। मैं तो शुरू से ही किरण से प्यार करता था, लेकिन आपकी धमकी की वजह से मुझे शीतल से शादी करनी पड़ी। क्या मिला आपको मेरे साथ ऐसा करके? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देते,
लेकिन अब मेरे बच्चे का और मेरा क्या होगा? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब मेरी पत्नी आ गई है तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सारा सामान पैक कर और यहाँ से दफा हो जा, अपनी एक काली मनहूस शक्ल लेकर। अगर शीतल इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, समझा तू? इतना कहकर मोहिनी शीतल को वहां से ले जाती है, जिसके बाद अब मोहिनी और शीतल एक झोपड़े के अंदर रहते हैं। गरीबी के चलते दोनों सास बहू की हालत ज्यादा खराब होने लगती है। पैसों की कमी के कारण दोनों सास बहू को पूरे दिन में ढंग से एक रोटी भी नहीं मिलती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस परेशानी में हम लोग ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरे रहते हुए आप इस उम्र में काम करेंगी? मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं हमारे गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर अपने हाथ के चिकन समोसे बनाना और बेचना शुरू कर देती हूँ। आप सभी को मेरे हाथ के चिकन समोसे बहुत पसंद हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भी बहुत रहती है, जिसकी वजह से हमारी बिक्री अच्छी हो सकती है। मोहिनी को शीतल का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद मोहिनी अपनी जान पहचान वालों से पैसे उधार लेकर चिकन समोसा बनाने का सारा सामान लाती है और अपनी बहू को दे देती है। अगले दिन होते ही शीतल ढेर सारे चिकन समोसे बनाकर ठेला लगाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने के लिए निकल जाती है। चिकन समोसा ले लो, चिकन समोसा, गर्मा गर्म चिकन समोसा, खट्टी मीठी चटनी के साथ चिकन समोसा। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे एक प्लेट चिकन समोसा देना। अरे वाह वाह वाह, वाह भाई वाह, चिकन समोसा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और इसकी चटनी ने तो इसमें चार चांद लगा दिया भैया। एक काम करो, आप 2 प्लेट चिकन समोसे मेरे लिए पैक कर दो। आज तो मेरे बच्चे ये चिकन समोसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए भाई साहब, आपको 1 प्लेट चिकन समोसा। अब धीरे धीरे पूरे रेलवे स्टेशन पर शीतल के हाथ के बने हुए चिकन समोसा फेमस होने लगते हैं, जिससे शीतल की दिन भर में एक अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। शीतल सुबह से शाम तक गर्मी, बरसात और ठंड न देखते हुए समोसे बेचकर अपना और अपनी सास का गुजारा चलाती थी। ऐसे ही शीतल के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद शीतल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जन्म की हो जाने के बाद शीतल एक हाथ से अपना बच्चा संभालती और दूसरे हाथ से अपने चिकन समोसे का ठेला। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शीतल की मेहनत रंग लाती है। अब शीतल एक समोसे की दुकान खोल लेती है और उन पैसों से अपने बच्चे और अपनी सास के लिए एक अच्छा घर भी खरीद लेती है। जहाँ एक तरफ शीतल की जिंदगी में अब खुशियां होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है, क्योंकि किरण अजीत को हमेशा पैसों के लिए परेशान किया करती थी। अजीत के पास पैसे खत्म हो जाने पर किरण अजीत को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद अजीत को अपने किए पर पछतावा होता है और वो जाकर शीतल से माफी मांगता है। शीतल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह मैंने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन ऐसी हालत में भी मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और किरण से शादी कर ली। लेकिन किरण ने मुझे छोड़ दिया। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो चुका है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अजीत की आंखों में आंसू देख शीतल अजीत को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है। अरे बहू क्या कर रही है? देख, किसी ने भी कुछ खाया नहीं। चल सबके लिए खाने के लिए कुछ बना दे। सुजाता की बात सुनकर उसकी बहू नताशा उससे कहती है, माँ जी खाने के लिए बना तो दूं, लेकिन घर का राशन तो पहले ही खत्म हो चुका है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आज रवि को उसकी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं राशन डलवा दूंगी। फिलहाल लाला की दुकान से थोड़ा सा उधार राशन ले आती हूँ। सुजाता ऐसा कहकर अपने गांव की लाला की दुकान पर जाती है और वहां से उधार राशन ले आती है, जिसके बाद नताशा सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। नताशा का रंग काला था, लेकिन उसकी सास और उसका पति उससे बेहद प्यार करते थे। उन्हें उसके काले रंग से कोई एतराज नहीं था। बहू बस जल्दी से तू फौजी बनकर हमारा सपना पूरा कर दे। उसके बाद पूरे गांव में हमारा नाम और नाम के साथ पूरे गांव में हमारे ही चर्चा होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी। अरे इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। आप चिंता न करो माँ जी, मैं आपका सपना पूरा करके दिखाऊंगी और फौजी जरूर बनूंगी। एक तरफ नताशा की पढ़ाई चल रही होती है तो दूसरी तरफ वो अपने आप को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रही होती है। ऐसे ही दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर रवि आ जाता है। रवि का उतरा हुआ चेहरा देख सुजाता अपने बेटे रवि से पूछती है, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना?
तेरा ये उतरा हुआ चेहरा तेरी मायूसी बता रहा है। रवि कुछ बोलता, इतने अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे बहू, बाहर आंगन में सूखे कपड़े पड़े हैं, जाकर उन्हें रस्सी से उतार ले, नहीं तो बारिश के चलते सारे कपड़े भीग जाएंगे। सुजाता के कहने पर नताशा अपने घर के बाहर आकर कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वहीं रवि भी अपनी पत्नी के जाते ही अपनी माँ को बताता है, माँ, जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ के मालिक ने मुझे एक छोटी सी गलती के लिए नौकरी से निकाल दिया है। अरे बेटा, ये तो गजब हो गया, लेकिन तू इसके बारे में अपनी पत्नी को ना बताना, नहीं तो तू जानता है ना, उसका मन पढ़ाई से हट जाएगा। सुजाता के कहने पर वो अपनी पत्नी को अपनी नौकरी छूटने के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं कुछ दिनों बाद ऑनलाइन नताशा का नाम फौजी ट्रेनिंग में आ जाता है, जिसके चलते उसे देहरादून ट्रेनिंग के लिए जाना था। अब वो अपनी सास और अपने पति को ये बहुत खुश होकर बताती है, ये देखो माँ जी, मेरा नाम आ गया है, आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई। बस अब मुझे देहरादून जाकर ट्रेनिंग देनी है और एग्जाम देना है, उसके बाद मैं फौजी बनकर अपने गांव में आऊंगी। ये सुनकर सुजाता और रवि दोनों खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल चल रहा होता है, जो वो दोनों नताशा के जाने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, बहू को देहरादून भेजने के लिए हमारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। माँ, हमारे पास इस घर के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप कहो तो मैं इस घर को गिरवी रख देता हूँ और नताशा को फौजी बनने के लिए देहरादून भेज देता हूँ। सुजाता इस सुझाव पर तैयार हो जाती है, जिसके बाद रवि अपनी काली पत्नी को फौजी बनाने के लिए अपने घर के कागजात गिरवी रख देता है और नताशा को देहरादून की ट्रेन में बिठा देता है। देखो नताशा, तुम्हारी ट्रेन आने वाली है। अब मुझसे वादा करो कि तुम जब लौटोगी तो फौजी बनकर ही लौटोगी। हम आपसे और माँ जी से वादा करते हैं कि आपका सपना साकार करके ही लौटेंगे। ये सुनने के बाद सुजाता और रवि दोनों नताशा को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद नताशा को वो ट्रेन में बिठाकर देहरादून के लिए जाने देते हैं। जब वो रेलवे स्टेशन से वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो गांव के कुछ लोग उन्हें ताने देने लगते हैं। अरे ऐसा कौन सा खजाना है तेरी काली बहू के अंदर, एक तो इतनी काली कलूटी है, अरे उसका मुंह देखें तो पूरा दिन बिगड़ जाए। पता नहीं क्या सोचकर अपना घर गिरवी रख दिया और उसे देहरादून भेज दिया। अरे भाई साहब, मैं तो ये जानता हूँ कि आजकल औरतों को ज्यादा पढ़ना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर हमारे ही सर पर चढ़कर तांडव करती हैं, तांडव। अरे देखना, देहरादून गई है ना, कहीं वहीं से इनकी कल्लो बहू उड़नचू हो जाए और इन्हें जरा भी भनक भी नहीं लगे। गांव वालों की बातें सुनकर सुजाता और रवि को बहुत तेज गुस्सा आता है, जिसके चलते रवि गांव वालों से बोल पड़ता है, मेरी पत्नी समझदार है और वो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। अरे मैं अनपढ़ रह गया तो क्या हो गया, मैं अपनी पत्नी को कुछ बनाऊंगा, चाहे फिर मुझे सड़क पर सोना ही क्यों ना पड़े। अरे बेटा, इन गवारों के मुंह लगने से कुछ नहीं मिलेगा। ये तो आज भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं जहाँ इनके पूर्वज बैठे थे, और इनकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही है कि औरत गोरी चिट्टी हो और ऊपर से अनपढ़ हो, तभी वो घर गृहस्थी संभाल सकती है। वो दोनों गांव वालों को तड़कता भड़कता जवाब देकर वहां से अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और उन दोनों के ऊपर बहुत ही परेशानियां आने लगती हैं। माँ, अगर रात की सूखी रोटी हो तो मुझे दे दो, सारा दिन मजदूरी करते समय बहुत तेज पेट में दर्द होता है। माफ करना बेटा, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, लाला ने उधार राशन देना बंद कर दिया है। रवि भूखे पेट ही मजदूरी करने पहुंच जाता है। आधे दिन में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो अपने आधे दिन के पैसे लेकर घर लौट आता है। उन पैसों से वो घर के राशन का कुछ सामान ले आता है, जिसके चलते वो दोनों एक समय का खाना खा लेते हैं। ऐसे ही गुजारा करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है, लेकिन अब उन्हें नताशा का कोई अता पता तक नहीं मिल पाता। वो दिन रात बारिश ने अपना कहर पूरे गांव के ऊपर मचा रखा था। अरे बेटा, अब तो घर के अंदर पानी भी भर गया है, अब हम लोग क्या करें? हमें किसी ऊपरी सतह पर जाना होगा, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुजाता अपनी काली बहू को याद करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पानी ऊपर तक भरने की वजह से वो दोनों घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पानी बहुत तेजी से ऊपर तक आ जाता है और वो दोनों पानी में बहने लगते हैं। तभी वहाँ पर नताशा फौजी की ड्रेस में एक बोट पर आती है और उन दोनों को बोट में बिठाकर एक ऊंची सतह पर ले जाती है। ये क्या हालत हो गई आप दोनों की, ये सब कैसे हुआ? अपनी काली बहू को अपने सामने सही सलामत देख सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी पूरी कहानी नताशा को बताती है।
जिसके चलते नताशा रोते हुए अपनी सास और अपने पति से कहती है, आपने मेरे लिए इतने दुख और दर्द सहन किए, अरे इतने तो आजकल कोई सगा भी अपने लिए नहीं उठाता, जबकि मैं तो आपकी बहू थी। ऊपर से गांव वालों के भड़काने के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। अब मैं आ गई हूँ आपका सपना साकार करके, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नताशा 1 साल की सैलरी अपने साथ लेकर आई थी। उन पैसों से वो एक अच्छा सा मकान खरीदती है और उसमें अपने पति और अपनी सास के साथ रहने लगती है। वहीं उसके आने के बाद 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है। चलिए माँ, आज 15 अगस्त का दिन है, आज मैं आपका सर इज्जत के साथ ऊपर करवाऊंगी। नताशा अपनी सास और अपने पति को इंडिया गेट लेकर जाती है, जहां नताशा की सफलता के चलते उसे सम्मानित किया जाता है। वहीं 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर नताशा अपने परिवार के साथ 5 स्टार होटल में जाती है, जहां रवि और सुजाता अमीरों वाला खाना पहली बार खाते हैं और उस दिन वो एक साथ पतंगबाजी भी करते हैं। 15 अगस्त के बाद से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।